हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से मैं भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को शुरू करने जा रहा हूं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं और अगले भी परीक्षा में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करूँगा, जिसमें पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति जिसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस प्रकार जो भी होंगे प्राचीन भारत में रहेंगे। दूसरा रहेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत जिसमें है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश आदि। तीसरा रहेगा इतिहास का आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाबी और मैसूर, गवर्नर जनरल, वायसराय आदि आधुनिक भारत के इतिहास में रहेंगे। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे पहले शुरू करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे फर्स्ट पार्ट जो है प्राचीन भारत का इतिहास के पाषाण काल से। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे उसको हम इसमें कवर करेंगे आज। और इसको अच्छे से देखें, क्योंकि जो भी इसमें प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं वो हर कंपटीशन में आने वाले हैं और हर कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को, पाषाण काल के। ये सबसे पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे इसमें देखेंगे हम। पहला नंबर है भूगर्भ वैज्ञानिक, दूसरा है पुरातत्वविद, तीसरा है पुरा वनस्पति शास्त्री, चौथा है इतिहासकार। तो इसके आंसर को देखेंगे हम, क्या इसका सही होगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दो, इसमें दोनों सही बता रहा है, यानी कि पहला और दूसरा भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ये इसमें दो आंसर सही है। यहाँ इसका डिटेल भी दिया हुआ है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। इसलिए इसका दोनों विकल्प सही हो जाएगा, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है दूसरा क्वेश्चन। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने, कि लुबाक ने, कि टेलर ने या चाइल्ड ने। तो इसका सही आंसर देखेंगे क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ये विकल्प, यानी थॉमसन ने। ये इसका डिटेल है। डेनमार्क ने कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो थॉमसन हो जाएगा, यानी क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन इनका पूरा नाम है। के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, कि मध्य पूर्व पाषाण काल में, या ऊपरी एवं पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही विकल्प देखेंगे तो सही विकल्प इसका है डी नंबर, यानी मध्य पाषाण काल में। जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होना चाहिए, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मध्य पाषाण काल हो जाएगा। में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वहाँ स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? लंधनाज या बीरभानपुर या आदमगढ़ या चोपनी मांडो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर, यानी आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, या काकोरिया से, या महदहा से, या सराय नाहर से। तो देखेंगे इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है
वो दो बनना, एक महदहा और सराय नाहर से, दो दो विकल्प इसके सही हैं। ये सब विवादित क्वेश्चन है, तो इसमें महदहा और सराय नाहर दोनों हो जाएगा, लेकिन जब कंपटीशन में आएगा तो कोई दोनों में से कोई एक ही विकल्प आएगा। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले में यानी इलाहाबाद के पास में। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण व सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, यानी दोनों जगह से मिले हैं, महदहा से भी मिले हैं और सराय नाहर से भी मिले हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? सराय नाहर से या दमदमा से या महदहा से या लंघनाथ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी दमदमा से, ये दमदमा इसका सही हो जाएगा। ये इसका डिटेल दिया हुआ है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। इतने जगह उत्खनन हुए हैं। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। उसमें से कहा गया है कि टोटल 41 मानव समाधान मिला हुआ है, जिसमें से जो 5 मानव समाधान है उसमें युग्म समाधान है, यानी कि 2-2 लोग हैं एक साथ में, और जिसमें से एक ऐसा मिला है एक समाधान जिसमें से 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। तो ये कहाँ मिला हुआ है? ये दमदमा में मिला हुआ है। ये 7वां है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में या पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसके राइट आंसर को देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नवपाषाण काल। इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ हुआ था। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, यानी कृषि कार्य शुरू हुआ नवपाषाण काल में। तो ये पहला विकल्प इसका सही। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ में कि शिवालिक पहाड़ियाँ में या नलमाला पहाड़ियाँ में या नर्मदा घाटी में? तो कहाँ से सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिलता है? तो देखेंगे कौन सा इसका सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद, इसको याद रखिएगा, हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। इसकी खोज अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था 5 दिसंबर 1982 में, यानी इसका विकल्प हो जाएगा डी नंबर सही, नर्मदा घाटी। अब कहाँ पर पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयोग किया गया? गेहूं या चावल या जौ या बाजरा? अब इन चारों में से कौन सही होगा? कौन सा अनाज सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो जो सर्वप्रथम अनाज प्रयोग किया गया था वो है विकल्प सी, यानी जौ। सर्वप्रथम जो अनाज प्रयोग किया गया था वो जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। वो कौन कौन है? जौ है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा, सोरघम, राई व जई। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। यानी सबसे पहले 8000 ईसा पूर्व जौ का उपयोग किया गया। अब देखेंगे इसके बाद वाले को। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्ढिवा से कि लहुरादेव से कि मेहरगढ़ से या टोकवा से? तो इसको देखेंगे डिटेल से हम कि क्या इसमें सही होगा। तो ये बी नंबर सही होगा, लहुरादेव से। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी लहुरादेव से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ये 11वां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, वही सेम 10वां क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी से या बुर्जहोम से या कोल्डीवा से या मेहरगढ़ से। तो इसमें सही कौन सा होगा, क्योंकि अभी जो इसके पहले वाला आया था क्वेश्चन उसमें लहुरादेव सही था, पर इसमें लहुरादेव नहीं सही होगा। इसमें है डी नंबर मेहरगढ़, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व से में प्राप्त हुआ था ये कृषि के साक्ष्य, क्योंकि लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। किस जगह से? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव से प्राप्त हुआ था। जो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले थे। तो इसलिए विकल्प में यदि लहुरादेव है तो उसको सही मानेंगे, यदि वो नहीं है तो हम मेहरगढ़ सही मानेंगे। तो देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन को। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौरागा से कि किली गुल मोहम्मद या कालीबंगा से या मेहरगढ़ से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बलूचिस्तान के कच्छ मैदानी स्थित मेहरगढ़ से मिला है, जिसकी प्रमाणिक तिथि है 7000 ईसा पूर्व। उसके बाद देखेंगे 12वां के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चाल कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? पुरा पाषाण युग को या नव पाषाण युग को या ताम्र पाषाण युग को या लौह युग को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है चाल कोलिथिक युग। ताम्र युग को चाल कोलिथिक या कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब इसके बाद में 14वें नंबर को देखेंगे, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो कौन सही होगा इसका विकल्प? तो इसका विकल्प सही होगा बी नंबर, यानी मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो मेहरगढ़ होगा वो हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वांकगढ़ ने, एच.डी. सांकलिया ने या मार्टिमल हुइलर ने। तो कौन विकल्प इसका सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी नंबर, यानी एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। ये नवदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये इसको ध्यान रखिएगा, नवदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है और ये किया गया था ईसा पूर्व 1600 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में। अगला पाषाण स्मारकों की पहचान की गई सन्यासी गुफाओं के रूप में या मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में या मंदिर के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, क्योंकि नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इसे बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। इसको ध्यान रखिएगा, बृहद पाषाण या मेगालिथ, इसको मेगालिथ भी कहा जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर, ये इतने नाम है दफनाने। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधियाल से या संगनकल्लू से या कोल्डीवा से या ब्रह्मगिरी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संगनकल्लू। इसका राइट आंसर संगनकल्लू होगा। ये कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इसका स्टेट याद रखेंगे, कर्नाटक, कर्नाटक में है ये, मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू। का किसके लिए प्रसिद्ध है?
भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए या खनिज के लिए या बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उपागम। तो इसको पढ़ चुके होंगे कि गुफाओं के शैलचित्र के रूप में भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो ये पहला नंबर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र। ये पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। इन गुफाओं में इतने चित्र मिले हुए हैं। और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भोपाल में या पंचमढ़ी में या सिंगरौली में या अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो अभी भी हमने पढ़ा है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ये। तो ये उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। तो ये उत्तर इसका डी हो जाएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? घघरिया से या भीमबेटका से या लेखहिया से या आदमगढ़ से। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो चित्र प्राप्त हुआ है शैलचित्र वो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स ने कि एच.डी. संकालिया ने या वी.एस. वाकंकर ने या वी.एन. मिश्रा ने? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी वी.एस. वाकंकर ने इस भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। इसकी खोज हुई थी 1957 में वी.एस. वाकंकर ने की। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करने वाला यूनेस्को है। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। ये 22 नंबर है, गैरिक मृदभांड पात्र वो सीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में या अहिच्छत्र में या नोह में या लाल किला में? तो गैरिक मृदभांड पात्र वो सीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? इसको देखेंगे हम। इसको जो राइट आंसर होगा वो है हस्तिनापुर में। इसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। और किसने किया था? वी.वी. लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। तो नाम याद रखेंगे, वी.वी. लाल। और किया था किसन में? 1951 में हस्तिनापुर में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस काल में? ताम्राश्म काल में। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर, जो यहाँ भी कर रहे हैं अभी भी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे शवों को। तो महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, इसको कहते हैं जोरवे संस्कृति। जोरवे की भी संस्कृति इसको कहते हैं, जो कि नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसको पढ़ चुके होंगे बुर्जहोम से। इसको कई बार पढ़ चुके होंगे कि जो मानव के साथ कुत्ते का कंकाल जो मिला हुआ है सावधान में, वो बुर्जहोम में मिला हुआ है। तो देखेंगे इसके राइट आंसर को। ये सही हो जाएगा, बुर्जहोम, बी नंबर। और ये कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से या कोल्डीवा से या ब्रह्मगिरी से या सघन कल्लू से? तो इसका राइट आंसर बुर्जहोम हो जाएगा, ये वही सही होगा। गर्त आवास के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो भी बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं। ये किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिला है?
तो मोरहाना पहाड़ से या घघरिया से या बगही खोर से या लेखहिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी लेखहिया से। लेखहिया से मानव कंकाल के सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा 17 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उस जगह का नाम है लेखहिया। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ये तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन इसका दिया है कथन, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी वहां पर जाकर इन्होंने निवास किया। इसका कारण दिया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। जलवायु परिवर्तन हो रहा था तो शुष्कता का चरण आ गया था, यानी कि पानी की कमी के कारण ये लोग जाकर के गंगा घाटी में प्रव्रजन किए थे। और कौन? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोग। तो इसमें 2 के दोनों सही होगा। इसमें पहला विकल्प सही होगा कि ये और आर दोनों सही हैं, तथा आर ये का सही व्याख्या करता है कि ये किस कारण से जाकर के गंगा घाटी में निवास किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। नहीं, जलवायु परिवर्तन हुआ था तो उसके कारण वहाँ से पर शुष्कता आ गई थी, जिस वजह से लोग जाकर के गंगा घाटी में निवास किए थे। तो ये दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? पुरातत्व सर्वेक्षण किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का, या पर्यटन का, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, या मानव संसाधन विकास का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, यानी संस्कृति का। ये पहला सही होगा, संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, या जॉन मार्शल, या मॉर्टिमर व्हीलर, या जेम्स प्रिंसेप। तो कौन सही है? तो उसमें सही हो जाएंगे विकल्प नंबर ये, अलेक्जेंडर कनिंघम। पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय गुवाहाटी, या बस्तर, या भोपाल, या चेन्नई। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ये भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृत विभाग के अधीन स्वायत्त शासी संगठन है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से जो भारतीय इतिहास का जो पहला पार्ट था, प्राचीन भारत का इतिहास का जो पाषाण काल का पार्ट था, वो आज खत्म हो चुका। अब इसके बाद का जो पार्ट होगा वो होगा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, उससे संबंधित विकल्पों को लाएंगे। तब तक इसको अच्छे से देखें और अच्छे से समझें और इसका नोट्स भी बनाते चलें। और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो फिर धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।